हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौतम फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास हम इंटीग्रेशन के लिए डिसाइड करके आए हैं। बेटा जी, मैथ्स में 12th क्लास में इंटीग्रेशन एक बहुत एक्सटेंसिव लेक्चर रहेगा। कुछ 3-4 चैप्टर्स रहेंगे। बहुत ज़्यादा मैथ्स में इसका इंपॉर्टेंस रहेगा 12th क्लास में। बेटा जी, मैथ्स के बच्चे भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि फिजिक्स में इंटीग्रेशन मेजरली यूज काइनेमेटिक्स सेक्शन में, खास के वर्क पावर एनर्जी में होगा, और तब तक आपको वहां मैथ्स से इंटीग्रेशन नहीं सिखाया जाएगा। एक बात और, मैं उस मैथ्स के लेक्चर का, जो मैथ्स में आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा, उस लेक्चर का शायद 10% भी कवर नहीं कर रहा हूं, 10% भी कवर नहीं कर रहा हूं शायद। लेकिन बेटा जी, फिजिक्स में जो मुझे ज़रूरत लगती है और जो एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा यूजफुल हैं, उन लेक्चर्स का मैं यहाँ आपको एक लेक्चर या मैक्स 2 लेक्चर्स में, 2 लेक्चर्स में छोटे छोटे मैं बताने की कोशिश करूंगा। फिजिक्स में मुझे जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन की ज़रूरत लगती है वो 2 हैं। एक तो बेसिक फार्मूला बेस्ड और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, बिना ज़्यादा समय वेस्ट किए मैं यहाँ से आपको शुरू करता हूँ इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या। कुछ लोग बोलते हैं कि ये अपोजिट है डिफरेंशिएशन का। इट इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। बेटा जी, बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि अगर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x² है ना, तो 3x² का इंटीग्रेशन एक्स क्यू है। तो ये बिल्कुल सही बोलते हैं बेटा जी, 3x² का इंटीग्रेशन और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग इसको बोलते हैं बेटा जी, ये एक समेशन है। ये बोलते हैं कि चीज़ों को जोड़ना कहते हैं इंटीग्रेशन को। बेटा जी, मैं इन्हीं दोनों को लेते हुए आपको थोड़ा इंटीग्रेशन समझाता हूं, जितनी से आपका काम चल सकता है। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल इसके लिए देखते हैं। बेटा जी, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। वैसे बेटा जी, जो टीचर्स आपको ये बोलते हैं कि ये अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन है, वो भी 100% सही हैं। और जो टीचर्स आपको बोलते हैं कि ये समेशन है, छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ना है, वो भी बिल्कुल सही हैं। दोनों ही टीचर्स अपनी अपनी जगह पे सही हैं, और मैं वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाए। ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस हो गया y, और ये डिस्टेंस है x। यानी एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक यहां रखा था किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसमें ये x था, ये y था, और बेटा जी इसका आपको एरिया निकालना था। तो आपने एक बार में मुझे बता दिया, इसका एरिया होता है xy, यानी लेंथ इंटू विड्थ या x इंटू वाई। ठीक है, अब आओ इधर। यहां पे मैंने एक शेप बना दिया। अब बोला कि इसमें भी ये डिस्टेंस वापस बोल देता हूं y है, और ये डिस्टेंस x है। आप मुझे इस शेप का जो इसके अंदर है, इस शेप का एरिया निकाल के दें। क्या आप इस शेप का एरिया मुझे x इंटू वाई लिख के देंगे? ऑब्वियस है, नहीं देंगे। कोई भी बंदा नहीं बोलेगा कि इसका एरिया x इंटू वाई होगा, क्योंकि बेटा जी यहां y यूनिफॉर्म था, तो आपने सीधा y बोल दिया। लेकिन यहां y जगह जगह वेरी कर रहा है। यहाँ y1 है, यहाँ y2 है, यहाँ y3 है, हर जगह y वेरी कर रहा है। और बेटा जी, जब y हर जगह वेरी कर रहा है, तो ऐसे केसेस में, यानी जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म शेप्स रहें, तो ऐसे केसेस में हम कैसे एरिया का कैलकुलेशन करेंगे? और बेटा जी, इसका एक रास्ता हो सकता है, और जो रास्ता बाद में इंटीग्रेशन बनता है। हम करेंगे क्या, इसको मैं यहाँ फिर से बनाता हूँ। हम क्या करेंगे बेटा जी, यहाँ फिर से एक बार बना के देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हम इस पर एक छोटे छोटे प्लेसेस, ये यहाँ से y है टोटल, इस पर छोटे छोटे स्ट्रिप्स लेंगे, और छोटे छोटे स्ट्रिप्स का एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे अलग अलग। जैसे मान लो इसका लेंथ यहाँ वाला x1 है, इस छोटे से स्ट्रिप को दिखा रहा हूँ, यहाँ वाला इसका लेंथ x1 है, ये लेंथ इसका y1 है, और ये वाला ये x1 है। तो बेटा जी इसी तरह हम क्या करेंगे, x1 y1 प्लस इसका स्ट्रिप 1 प्लस स्ट्रिप 2 प्लस स्ट्रिप 3 प्लस स्ट्रिप 4, ऐसे करते बेटा जी ये n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इसके अंदर डाल देंगे, और सारे स्ट्रिप्स का एरिया हम जोड़ देंगे, और फिर जाके हम इसका टोटल एरिया कर सकते
सकते हैं बेटा जी? ये थोड़ा मुश्किल है ना, और थोड़ा लंबा भी। इसी को बचाने के लिए हमें मिला इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ने हमारा यही सरदर्द, यही हेडेक कम कर दिया। बेटा जी जब एरिया यूनिफॉर्म था तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई, आपने तुरंत ही इंटीग्रेट मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बता दिया। लेकिन जब एरिया नॉन यूनिफॉर्म था बेटा जी, तो आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आई, ठीक है, और तब आपको एरिया निकालने में प्रॉब्लम आई, और तब आपने स्ट्रिप बाय स्ट्रिप एरिया जोड़ना शुरू किया, जो कि एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और इस टाइम टेकिंग प्रोसेस को बचाने के लिए जो सिस्टम आया, उस सिस्टम को लोगों ने बोला इंटीग्रेशन। इसलिए बेटा जी जो लोग बोलते हैं समेशन, वो भी बिल्कुल सही हैं। ये एरिया निकालने के लिए हमने समेशन किया। फिजिक्स की भाषा में फोर्स नॉर्मली नॉन यूनिफॉर्म नेचर का होता है। सबसे ज्यादा मैंने नॉन यूनिफॉर्म नेचर के फोर्स वाले क्वेश्चंस को इंटीग्रेट होते देखा है, जहां पे फोर्स का नेचर डिस्टेंस के साथ वर्क होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क होता है। फोर्स का नेचर डिस्टेंस के साथ चेंज होता रहता है, और मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के साथ चेंज होता रहता है, नेचर भी चेंज होता रहता है। और बेटा जी ऐसे सवालों को हमें सॉल्व करके देता है, यानी नॉन यूनिफॉर्म नेचर के फोर्स को सॉल्व करके देता है फिजिक्स में इंटीग्रेशन। इसीलिए हमें इंटीग्रेशन पढ़ना है। आइए देखते हैं अब इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये एक्स क्यू इक्वल टू 3x स्क्वायर वाला भी जो है, यानी ये अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसको भी मैं अपने क्वेश्चंस में लेके आपको ज़रूर प्रूफ कर दूंगा। थोड़ा देर सब्र रखें और वीडियो एंड तक देखें, वीडियो काफ़ी ज़रूरी है बेटा जी। इंटीग्रेशन सीम्स इजी बट इट इज़ नॉट इजी, थोड़ा ध्यान ज़रूर दें, तभी इंटीग्रेशन आपको समझेगा बेटा जी। इंटीग्रेशन ऑफ y पे पावर n dx, सिंपल इसका फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला हम ये शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन के लिए जो हम साइन यूज करते हैं ना, वही मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था, इसलिए मैंने दिखाया। जैसे डिफरेंशिएशन के लिए ऑपरेटर d बाई डी एक्स होता है ना बेटा जी, उसी तरह इंटीग्रेशन में ये साइन यूज करते हैं कर्ल, जिसको आप ऐसे बाबा जी का ठुल्लू बोलते हैं ना बेटा जी, वैसा ही बिल्कुल ये कर्ल यूज करते हैं बेटा जी। ये ऐसा s, और इसके साथ एक ऑपरेटर लग जाता है dx। जैसे यहाँ d बाई डी एक्स था, वैसे ही यहाँ पे बेटा जी कर्ल के साथ ऑपरेटर लग जाता है dx। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नेचर से डिसाइड होता है कि यहाँ dx लिखेंगे या dy लिखेंगे, ये आपको समझता है, इसलिए मैंने इस पर डिस्कशन नहीं किया बेटा जी। तो यही यहाँ पे लग जाता है dx, यानी कर्ल के साथ जो लग जाता है उसे हम इंटीग्रेट करने के लिए सोच लेते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में एक्स क्यू में डी बाई डी एक्स लगा होता है, तो हम देखते ही इसे डिफरेंशिएट करने के बारे में सोच लेते हैं। उसी तरह बेटा जी कर्ल साइन के साथ अगर एक ऑपरेटर हो dx या dy या किसी वेरिएबल नेचर का ऑपरेटर हो जिसमें d लिखा हो मल्टीप्लाई साइन में, तो बेटा जी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इंटीग्रेट। आइए सबसे पहले हम देखते हैं पावर रूल। फिर से बोल देता हूं, कर्ल के साथ dx या dy ऑपरेटर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नेचर का हो वो लगा रहता है, तो उसे कहते हैं इंटीग्रेशन। आइए सबसे पहले हम देखते हैं पावर रूल, ठीक है। इसमें पावर रूल इसका भी हमें सबसे पहले देखना है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स क्या होता है वो देखते हैं बेटा जी। इसका फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। इसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे, ये सी क्यों आता है इसकी बात हम थोड़ी देर में आपसे करेंगे। प्लस कांस्टेंट सी ऐसा लिखते हैं, अब कब ऐसा नहीं लिखते हैं ये भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा जी। तो एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, बिल्कुल आप इसे एक फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक में समझे बेटा जी। फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड ही रहने में फायदा है। बायोलॉजी वाले बच्चे और जो +2 कॉन्सेंट्रेटेड बच्चे उनके लिए, जेई मेंस में इसमें नॉन फॉर्मूला बेस्ड यानी सब्स्टिट्यूशन या बाई पार्ट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, या बाद में आपको पता चलेंगे। जो मैथ्स वाले टीचर मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर पढ़ाएंगे बेटा जी, तो मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। अब प्लस सी ये कांस्टेंट है, अभी इसको कांस्टेंट समझिए। आइए देखते हैं इस पे एक सवाल, अपना वही सवाल देख देते हैं बेटा जी। 3x स्क्वायर, ठीक है, dx क्वेश्चन आ गया अपना।
यानी इंटीग्रेट करना था, क्वेश्चन दे दिया आपको, इंटीग्रेट करना था 3x² dx, ठीक है, ये कर्ल मिल गया या dx मिल गया। जैसे ही ऐसा दिखा आपका दिमाग एक फॉर्मूला रन किया, xn+1, x कितना है बेटा जी 3x, x कितना है 3x, और उसमें पावर क्या है 2 है, तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अगला स्टेप देखें, 3x³ अपॉन 3, तो बेटा जी ये हो गया x³ + c। याद कीजिए अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे x³ का डिफरेंशिएशन 3x² है, इंटीग्रेशन x³ है। देखो बेटा जी आपको पता था x³ का डिफरेंशिएशन 3x² है और 3x² का इंटीग्रेशन x³ है। यहाँ भी देखो 3x² का इंटीग्रेशन आया x³। तो लोग जो बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपोजिट है, रिवर्स है, वो बिल्कुल सही बोलते हैं। फार्मूला भी कुछ ऐसा ही दिखा रहा है, x³ डिफरेंशिएटेड 3x² एंड 3x² इज इंटीग्रेटेड सम्ड, इंटीग्रेटेड सम्ड। तो बेटा जी आंसर कितना हुआ x³, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे। बेटा जी नॉर्मली हमें फार्मूला बेस्ड ही सवाल बनाने हैं, तो मैं आपके साथ क्वेश्चन के साथ ही प्रैक्टिस करता रहूंगा। आजा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x4 + 2 dx। यहां आपको एक मैं फॉर्मूला बताने की कोशिश करूंगा। चला जाए, x4 + 2 dx, ठीक है। यह हो गया अपना पहला फॉर्मूला जिसको आपने बोला पावर रूल। यहां देखते हैं, अब जरा इसको ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा बेटा जी, इंटीग्रेशन ऑफ x4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। कोई डाउट? बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। आपने ब्रैकेट ओपन किया, x4 dx प्लस 2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ x4 dx, तो x4 dx कितना होगा xn+1 अपॉन n+1, x4 + 1 अपॉन 4 + 1 प्लस, यहां ध्यान दे बच्चे 2 एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो 2 इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं बनेगा। तो अगर मैं 2 को बाहर ले लूं तो ऐसा लिखा है 1 dx, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, एक फॉर्मूला पहले सुन लें और फिर इसको मैं समझा देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ k dx इज इक्वल टू होता है kx। फिर से देखें, इंटीग्रेशन ऑफ k dx इज इक्वल टू होता है kx। यानी अगर आप कांस्टेंट वेयर k इज कांस्टेंट, अगर आप कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो सीधा सीधा कॉपी हो जाता है, यानी कांस्टेंट वैसा ही कॉपी हो जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो बेटा जी मैं लिख सकता हूं x5/5 प्लस 2 इंटू dx, 2 इंटू dx था और 2 इंटू dx का फॉर्मूला हो जाएगा 2x प्लस ऑब्वियसली c, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले मिले। बेटा जी कुछ लोग ना इसको समझाने के लिए एक ट्रिक यूज करते हैं, अगर ये नहीं समझा तो मैं आपको समझाता हूं। यहां लिखा 2, मैंने बाहर लिखा, तो एक्चुअली ये x⁴ है। एक्चुअली x⁴ क्या होता है 1 होता है, तो ये एक्चुअली x⁴ है। सुनेंगे ध्यान से बेटा जी, ध्यान से सुनेंगे इसको, ये एक्चुअली x⁴ है। अब x⁴ dx, यानी एक क्वेश्चन है x⁴ dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन बताइए, तो पावर रूल लगा दीजिए। तो पावर रूल क्या बोलता है बेटा जी, x0 + 1 अपॉन 1, 0 + 1 अपॉन 0 + 1। तो बेटा जी क्या हो गया x1/1, यानी कुल मिला के x। तो बेटा जी कुछ टीचर आपको ऐसे भी इसको बोलेंगे कि आप इसको 2 को बाहर निकाल लिया था तो ये 1 dx हो गया था, और 1 को आप x⁴ अज्यूम कर लें और फिर सिंपल पावर रूल लगा दें। तो कुछ लोग बोलेंगे ये फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, बोलेंगे ये पावर रूल लगा के आ गया, और कुछ लोग आपको ये फार्मूला लिखा देंगे। लेकिन मेरे लिए फिर भी बेहतर लगता है कि आप फार्मूला जरूर देख लें। फिर से देख लेंगे, x0 dx, आपने सिंपल पावर लगा दिया 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस ऑब्वियसली c, तो एंड में था तो x1/0 + 1, तो x + c। और बेटा जी इसके पास भी +c था, तो दोनों का +c जोड़ के एक साथ मैंने +c लिख दिया, यानी इसका भी c, इसका भी c जोड़ दिया। तो 2c तो हो नहीं सकता बेटा जी, कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहता है, तो इसका भी c, +c इसमें भी था और +c इसके साथ भी था, दोनों का +c जोड़ दिया और बेटा जी लिख दिया c।
बिल्कुल समझा होगा आपको। हम अब तीसरा सवाल करने की कोशिश करते हैं और भी इंटीग्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला बेस्ड रहने की कोशिश करते हैं, वही हमारे लिए ज़रूरत है। चला जा, तीसरा सवाल देखते हैं बेटा जी। तीसरा सवाल देखते हैं, एक्स क्यू प्लस 2x प्लस ई टू द पावर x। यहां हमें एक तीसरा फार्मूला भी मिल जाएगा, ठीक है, dx, यही इंटीग्रेशन का साइन है, dx, ठीक है। फॉर्मूले देखते जाना बेटा जी, एंड में मैं ये फॉर्मूले आपको एक साथ लिख के भी दे दूंगा, लेकिन अभी आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखते रहें, ठीक है। तो बेटा जी एक्स क्यू डी एक्स, अब पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो बेटा जी हो गया एक्स क्यू डी एक्स प्लस 2x dx प्लस ई टू द पावर x dx। बढ़िया, अच्छा एक्स क्यू डी एक्स, ये तो पावर रूल हो जाएगा, एक्स 3 + 1 अपॉन 3 + 1 प्लस ऑब्वियसली सी, सबका सी, एंड में एक बार सी जोड़ के लिख देंगे, 2x dx, 2 तो ऐसे ही रह गया, x 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस, अब बताता हूं थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x dx का फॉर्मूला है, e टू द पावर x dx का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का e टू द पावर x प्लस सी। कुछ नहीं करना, यानी इसका मतलब e टू द पावर x आ गया और सब के साथ c है, हमें इसके साथ सबके साथ c है तो प्लस c लिख दिया और आंसर हो गया x4/4 प्लस 2x²/2 प्लस ई टू द पावर x प्लस सी, 2 से 2 गया और बेटा जी हो गया x4/4 प्लस x² प्लस ई टू द पावर x प्लस सी। ठीक है, ये 3 फार्मूले मिल गए आपको। इसी तरह बहुत सारे फार्मूले ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं, मुझे भी याद है, आप भी याद कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक सजेशन दूंगा कि थोड़ा टाइम टू टाइम याद करें, जितनी ज़रूरत है वन इन टाइम उतना ही याद कर लें। थोड़े फार्मूले मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, जो आपके ज़रूरत के हैं, थोड़ी देर में आपको वो वीडियोज़ में दिखेंगे, ठीक है। ये सब फार्मूले इम्पॉर्टेंट हैं, मिनिमम दिया है मैंने आपको, और किताबों में और मिलेंगे, ठीक है। मिनिमम इतने फार्मूले आप ध्यान रख लें, ये ज़रूरी से फार्मूले हैं, इसको बाय हार्ट कर लें, वीडियो पॉज करके अपने कॉपी में लिख लें, तभी आपका फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस 1/x dx की, इसे ज़रा हमें समझना पड़ेगा और इसको समझने के लिए कुछ सवाल करते हैं। यहाँ 1/x dx log e टू पावर x प्लस सी है, इसके बाद हमें करना ज़रूरी है। आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx का फॉर्मूला बताओ, 1/x² dx का फॉर्मूला बताओ, मतलब आंसर करो, तो आप क्या करोगे बेटा जी? याद करो, ग्राउंड फ्लोर यानी न्यूमरेटर में कोई, डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ डिफरेंशिएट इंटीग्रेट नहीं होती है, तो हम इसे कहाँ लेके चले जाएंगे? न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा x टू द पावर -2 dx, बिल्कुल सही। और x टू द पावर -2 पावर रूल लगा देंगे, तो बेटा जी पावर रूल रहता है xn+1 अपॉन n+1 प्लस c, ऐसा होता है, तो हो जाएगा x -2+1 अपॉन -2 + 1 प्लस c, तो हो जाएगा x -1 अपॉन -1 प्लस c, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस बहुत पावरफुल साइन होता है तो माइनस ऊपर जाएगा और 1 अपॉन x टू द पावर -1 x टू द पावर 1 हो जाएगा प्लस c, ये हो सकता है, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं 1/x dx और आपको फॉर्मूला नहीं पता है कि log e टू द पावर x, देखो क्यों हमें वहां पे बाकी के लिए, इसके लिए क्यों log लिखना पड़ा, जरा देखते हैं। इसको भी हम वापस न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, x -1 dx की क्वेश्चन है अपना, x -1 dx, तो बेटा जी क्या हो जाएगा? -1 + 1 अपॉन -1 + 1 प्लस c, यानी x 0 अपॉन 0। बेटा जी x टू द पावर 0 तो 1 होता है, कहीं प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन कोई भी टर्म डिवाइडेड बाई 0 हो जाता है नॉट डिफाइंड, और इसका मतलब हमारे लिए इसका इंटीग्रेशन नॉट डिफाइंड हुआ। ऐसा कभी हो सकता है कि कोई जोड़ नॉट डिफाइंड हो जाए?
तो अगर ये नॉट डिफाइंड हो रहा है तो हमें इसके लिए एक सॉल्यूशन लेना था। इसलिए बेटा जी x टू द पावर माइनस 1 dx या 1/x dx इज इक्वल टू होता है log e टू द पावर x मैग्नीट्यूड में प्लस c। बिल्कुल याद रखिएगा। बाकी हर जगह चाहे वो 1/√x हो, चलिए सवाल में ही देख लेते हैं, चाहे वो 1/√x हो या कोई भी टर्म हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं आपको एक सवाल से दिखा देता हूँ बेटा जी, जिसमें मैं 2-3 फंक्शन भी ले लेता हूँ। sin x प्लस 1/√x, ठीक है, dx। आजा, इसमें एक साइन है और एक 1/√x है, दो टाइप के टर्म्स हैं। इंटीग्रेशन, अच्छा इसको यहीं ब्रेक कर देता हूं, इंटीग्रेशन sin x dx प्लस इंटीग्रेशन √x है यानी x टू द पावर 1/2 यानी 1/x टू द पावर 1/2 और 1/x टू द पावर 1/2 dx को अगले स्टेप में आपको भी पता है मैं क्या लिखूंगा, x टू द पावर माइनस 1/2 dx। बेटा जी इंटीग्रेशन sin x dx प्लस x टू द पावर माइनस 1/2 dx। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई आपको डाउट नहीं आया इस पे। अच्छा, sin x dx का इंटीग्रेशन याद है, फॉर्मूला देखा था अभी, नहीं याद है तो मैं अभी लिख देता हूं, लेकिन बाद में आपको जरूर याद होना चाहिए। sin x dx का माइनस कॉस x प्लस x टू द पावर माइनस 2 माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट माइनस कॉस x प्लस 1/2 माइनस 1 यानी माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 अपॉन प्लस 1/2 प्लस c। इसको सेटल कर दीजिए, माइनस कॉस x प्लस 1/2 इंटू एक्स 1/2 यानी √x ऊपर है प्लस c, यानी बेटा जी ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ भी अगर कोई फंक्शन हो तो भी ऐसे ही सवाल बनेगा। एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल की आपको ज़रूरत है, इससे बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। एक टॉपिक जो मैं और आपके साथ डील करना चाहता हूं वो है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, एक सवाल के साथ उसकी शुरुआत करते हैं। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इसके सवाल आप प्रैक्टिस करते रहिए। थोड़े बहुत और सवाल मैं डेफिनेट के साथ भी डील कर लूँगा। डेफिनेट बेटा जी कुछ नहीं है, आपको इंटीग्रेशन की, जैसे मान लो ये x³ dx है और तुम्हें पता हो कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। मान लो x³ dx को इंटीग्रेट करना है तुम्हारे लिए x = 1 से x = 2 तक। याद कराता हूँ कहाँ से मैंने इसे कनेक्ट किया है। ये आपके पास एरिया था। अब आपको पता हो कि इसमें हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, यानी मुझे मान लो यहाँ से यहाँ तक जाना है, जो x1 से x2 तक है, और ये x1 मान लो 1 मीटर है और x2 मान लो 2 मीटर है। तो ये एरिया कैसे चलेगी बेटा जी, यानी मुझे ये पूरा एरिया नहीं चाहिए, पूरा एरिया तो यहाँ ओरिजिन से शुरू हुआ था, तो ये एरिया तो हमने लेफ्ट कर दिया है, हमें तो सिर्फ छोटा वाला एरिया चाहिए था जो इस एरिया के अंदर हो। तो बेटा जी उसके लिए हमें पता चला कि कहाँ से वो एरिया शुरू हुआ, 1 से शुरू हुआ और 2 तक गया। तो हमें लिमिट पता चल गया कि भैया इस पूरे एरिया में से मुझे एक छोटा सा एरिया चाहिए जो कहाँ से कहाँ तक है, 1 मीटर से 2 मीटर तक है। ये y है, ठीक है, ये y है, जो ये y बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे ये y डैश था, फिर ये y1 हुआ, फिर y2 हुआ, फिर और ये y बढ़ रहा है कहाँ से कहाँ तक बेटा जी, 1 मीटर से 2 मीटर तक y बढ़ रहा है। हमें पूरा एरिया नहीं चाहिए था, हमें अपने काम का एरिया चाहिए था जो सिर्फ इतने से स्पेस में है। हमने ये वाले एरिया को लेफ्ट कर रखा है। तो बेटा जी ऐसे को ही हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, जब हमें पता है कि मेरा फंक्शन किस जगह से किस जगह तक जा रहा है, यानी उसकी लोअर लिमिट क्या है, इसको आप इसकी लोअर लिमिट कह सकते हैं और इसको आप इसकी अपर लिमिट कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप इसकी लोअर लिमिट कह सकते हैं और इसको आप इसकी अपर लिमिट कह सकते हैं। लोअर लिमिट LL और अपर लिमिट UL। और अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। देखते हैं बेटा जी, बेसिक सा पावर रूल फिर से लगाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, पावर रूल फिर से लगाना है। पावर रूल हो जाएगा इसका x 3 + 1 / 3 + 1। कांस्टेंट अब नहीं लगाना है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं लगता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल था जब तक अभी हमारे पास बाउंड्रीज नहीं डिफाइंड थे, तभी तक हम कांस्टेंट लगाते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में हम कांस्टेंट
कभी नहीं लगाते हैं। तो यहाँ प्लस सी अब हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सीधा 3 + 1 अपॉन 3 + 1 हो जाएगा। और बेटा जी इसको आप एक बड़ी ब्रैकेट में डाल दीजिए और यहाँ लिख दीजिए x = 1 और x = 2, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, x 4/4, x = 1 से x = 2 तक। अब कुछ नहीं करना है बेटा जी। अब यहाँ जो x की वैल्यूज है वो डालिए, और किस सीक्वेंस में डालिए, ऐसा डालिए कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के सीक्वेंस में डालिए, ठीक है। फॉर्मूला देख लीजिए डेफिनेट इंटीग्रल का, बेसिक इंटीग्रेशन करना है और उसके बाद आपको करना क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जरा देखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होगा बेटा जी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना है 2, यानी 2⁴/4, ये नीचे था, -1⁴/4, बस, ठीक है। 2⁴ हो गया 2, 4, 8, 16 अपॉन 4 -1/4, ये हो गया इसका सोल्यूशन। 16 में से 1 गया, 15/4, यानी इसका फाइनल आंसर होगा बेटा जी 15/4। जो यूनिट होगा उसके आगे यूनिट लिख देते हैं, जैसे हमने देखा था तो मीटर था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वो एरिया था तो बेटा जी एग्जैक्टली यही इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रल कुछ भी नहीं है, आपके सिंपल इंटीग्रेशन को हमने बाउंड्री दे दी। एक्स्ट्रा काम ये हुआ कि हमें सी हटा देना है और फॉर्मूले को इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देना है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के लिए। अगला सवाल हम देखने की कोशिश करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के लिए। चला जा देखते हैं। जैसे लिखा है sin x dx, ठीक है, sin x dx, और x की वैल्यू दे दी है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो इसमें हमें डिग्री इसकी लिमिट्स डिग्री में ही मिलेगी। कुछ नहीं करना बेटा जी, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। पहले सिंपल इंटीग्रेशन करना है। sin x dx का होता है -cos x, ठीक है। अब लिख देना यहाँ पे x = 0 डिग्री और x = 90 डिग्री। आ जाओ देखो, माइनस कॉमन ले ले और अब लगा दे cos अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 90, cos 90 माइनस ऑफ cos 0, ठीक है। ये माइनस कॉमन था, इसको बाहर निकाल लिया। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस, अच्छा अपर लिमिट माइनस लोअर। अपर लिमिट कितना, cos 90 0 और ये हो गया cos 1 1, cos 0 होता है 1, तो माइनस ऑफ -1 तो हो गया +1। इसका आंसर आ गया +1। क्लियर है बेटा जी। सी नहीं लगाना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। आप किसी भी सवाल पे ऐसा कर सकते हैं। आइए पहले मैं आपको एक सवाल को बिना डेफिनेट इंटीग्रल के और फिर उसमें डेफिनेट इंटीग्रल लगा के दिखाता हूँ। sin 2x dx, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, फिर इसमें डेफिनेट इंटीग्रल लगाएंगे। इसके बारे में हमें थोड़ा देखना था। ये भी एक डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, इसको हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। sin 2x dx, तो आपको मन कर रहा है कि यहाँ पे तो सर आपने आज तक अभी मुझे सिर्फ x दिया था, आपने पहली बार मुझे 2x दे दिया। ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, इसको दिखाता हूं, फिर इसमें डेफिनेट लगा देता हूं, यानी इसके लिमिट्स लगा दूंगा और फिर आपसे मैं क्वेश्चन कर लूंगा, ठीक है। फिर एक पूरा सवाल बनाएंगे। तो पहले ऐसे सवाल को कैसे करेंगे देखते हैं। इस 2x को आप x जूम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x। उसके बाद जिसको भी आपने x अज्यूम किया है उसको नीचे लाइए और d/dx ऑफ x कर दीजिए। अब सब जगह वैल्यूज डाल दीजिए जैसे चेन रूल में डाला था। -cos x की वैल्यू 2x और d/dx ऑफ 2x, यानी नीचे हमें डिवाइड करना है और नीचे लाना है इसका डिफरेंशिएबल, यानी जो डिफरेंशिएट होता है। तो बेटा जी हो गया -cos 2x अपॉन d/dx ऑफ 2x होता है 2, तो ये हो गया -cos 2x अपॉन 2। अब ये तो हो गया सिंपल डिफरेंट इंटीग्रेशन। अब मैं इस पे लिमिट डाल देता हूं। मान लो x = 0, फिर से वही लिमिट और x = 90 वाली।
ये अब वापस सवाल आ गया ये डेफिनेट का। या अभी तक तो हमने इसमें प्लस सी भी लगाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही डेफिनेट इंटीग्रल आ गया तो ये सी तो कट गया, ये सी तो हट गया यहाँ से, ये सी खत्म हो गया और हमने अपने ब्रैकेट में डाल दिया x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हो गया 90। बस इतना ही सिंपल। -1/2 कॉमन कांस्टेंट मुझे दिख रहा है, मैं सबसे पहले इसको वापस बाहर निकाल लूंगा। हो गया ये बेटा जी, तो हो गया cos 2x, x इज इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 90। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बेटा जी -1/2 अपर लिमिट क्या होता है, cos अपर लिमिट है 90, तो 2 इंटू 90 180 माइनस ऑफ लोअर लिमिट 2 इंटू 0 0, तो cos 0 कुछ नहीं, -1/2 इंटू cos 180 -1 और cos 0 1, तो -1 और -1 हो गया -2 बाहर आया तो हो गया +2 और +2 अपॉन 2, ये एलसीएम हो गया 1, इसका भी आंसर आया 1। क्लियर है, लिमिट लगाने के बाद। ये बिना लिमिट का सवाल पहले बनाया आपको, सिंपल क्वेश्चन था बेटा जी, क्योंकि यहाँ आपने 2x और फंक्शन को मैंने चेंज करा के आपको नहीं दिखाया था। एक और सवाल करता हूँ इस पे, चला बिना डेफिनेट के करता हूँ। डेफिनेट अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा, बिना डेफिनेट के सवाल कर रहा हूँ। मान लो e⁻3x dx लिखा है, मैंने तो आपको फॉर्मूला सिर्फ e⁻x का दिया था, थर्ड नंबर फॉर्मूला, तो यहाँ 3x लिखा है। कुछ नहीं करना है बेटा जी, आपको इंटीग्रेट कर देना है e⁻x मान के, इसको एज्यूम कर लेना है x अपॉन d/dx ऑफ जो भी लिखा है x में वो लिख देना है और ये ऐसा कर देना है। कुछ नहीं करना है, इतना ही सा काम करना है। देख कैसे करते हैं इसको, तो बेटा जी e(x) लिख दे, e⁻x dx का इंटीग्रेशन होता है e⁻x, तो e⁻x और d/dx ऑफ x, अब x की वैल्यू यहाँ डाल दे, e⁻3x इंटू d/dx अपॉन d/dx ऑफ x, x कितना है 3x है, पुट कर दे e⁻3x अपॉन d/dx ऑफ 3x हो गया बेटा जी, अपॉन d/dx ऑफ 3x हो गया, कितना होता है आपको भी पता है 3, तो हो गया बेटा जी ये e⁻3x अपॉन 3। अब इसी में कोई डेफिनेट डाल देगा, डेफिनेट बहुत आसान है बेटा जी, बाउंड्रीज देगा, x की वैल्यू दे देगा, मान लो x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3, 1 2 3 4 5 कुछ भी दे सकता है, वो n तक में कुछ भी वैल्यू दे सकता है, हम जो भी वैल्यू देगा हम उस पर निकालेंगे, इन्फिनिट भी दे सकता है, कुछ भी वैल्यू दे सकता है, हम वहाँ से डेफिनेट इंटीग्रल निकाल सकते हैं। हाँ प्लस सी ऑब्वियसली, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, थैंक यू, प्लस सी होना चाहिए था। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। आइए थोड़े और सवाल देखें जो आपको होमवर्क सेक्शन में मैं डाल देता हूं, और ये सब सवाल आप करते रहें बेटा जी। इतना ही इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन तो नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं, 2-3 सवाल और देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा है cos 3x dx, ठीक है, cos 3x dx। अच्छा, x इज इक्वल टू 1 से x एंगल है तो ऑब्वियस है, कैसे cos 90 से x इक्वल टू 90 से x इक्वल टू 180 तक, ठीक है, बहुत आसान। इस सवाल में हम अपना सारा दिमाग लगा लेते हैं। पहले तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, इसको डेफिनेट इंटीग्रल को सोचता ही नहीं हूँ, पहले सॉल्व करता हूँ cos 3x। तो मुझे तो cos x को सॉल्व करने की आदत थी, तो इसको x ले लेता हूँ। तो बेटा जी क्या करना पड़ता है, cos ऑफ x, लेट दिस बी x, लेट 3x इक्वल टू x, तो cos ऑफ x अपॉन d/dx ऑफ x। हर बार जब यहाँ पे x ना मिले तो जितना मिले उसको लिख दो। अब cos ऑफ 3x अपॉन d/dx ऑफ 3x, बिल्कुल आसान है, कोई सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है। cos ऑफ 3x होता है sin ऑफ 3x, यानी cos का होता है sin 3x प्लस c होता अपॉन d/dx ऑफ 3x होता है बेटा जी 3, लेकिन क्योंकि यहाँ डेफिनेट है तो ये हो गया 0, तो इसको हटा ही दो, तो ये हो गया sin 3x अपॉन 3। अब हम यहाँ पे इसका डेफिनेट फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं। आ जाओ, x इक्वल टू 90 से x इक्वल टू 180 तक देखते हैं बेटा जी, ठीक है। 1/3 कांस्टेंट है, हमेशा बाहर ले लीजिए। अब हमें करना पड़ेगा अपर लिमिट sin 3 इंटू 180 माइनस ऑफ sin 3 इंटू 90,
ठीक है, बहुत आसान है। 1/3 साइन 3 इंटू 180 साइन 540 माइनस साइन 270। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू आपको आराम से निकाल सकते हैं। ये 540 है तो ये 3 इंटू 90 है, तो आराम से ये फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में क्वाड्रेंट से देखना बताया था, तो आपको भी याद होगा। साइन 540 की वैल्यू कितनी होगी बेटा जी, देख लेते हैं। 2 मिनट में क्वाड्रेंट से हो जाता है 90 180, ये 360 चला गया, 360 प्लस 180 हो जाता है, ये प्लस 180 यानी आप यहाँ आ जाते हैं और ऐड शुगर, साइन को पॉजिटिव होना चाहिए था, ठीक है, और ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो बेटा जी ये आ गया 180 यानी 360 में यहाँ, और फिर आ जाते हैं आप 180 में, यानी इस क्वाड्रेंट को भी आप ये 540 प्लस 0 लिख सकते हैं बेटा जी, यानी साइन 360 प्लस 180, ये हो गया अपना 540 सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये हो गया पॉजिटिव, और 360 खत्म, साइन 180 होता है 0, आपको भी पता है, तो प्लस 0। इसी तरह साइन 270 निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। साइन 270 हो गया 3 इंटू π/2 यानी 3 इंटू 90 27 प्लस 0। बट जी बता दे 270 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 0 180 270 प्लस 0, यहाँ पे ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, ये तो साइन है तो ये नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और बेटा जी यहाँ पे आ गया माइनस। अब बच गया ये 3, ये ऑड नंबर है तो चेंज, तो साइन का कॉस, और कॉस चेंज, ये ऑड नंबर है, कॉस 0। अगर नहीं याद तो आप ज़रूर से मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिए। फर्स्ट लेक्चर में मैंने करीब आपको यही समझाने की कोशिश की है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ आप निकालते हैं। वैसे आप लोग में से जो भी मेरे वीडियोज़ को क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे उनको ये आंसर समझ में आ गया होगा। माइनस कॉस 0 यानी हो गया कॉस 0 होता है 1, तो -1, तो बेटा जी हो गया 1/3 इंटू 0 माइनस ऑफ 1, और हो गया माइनस ऑफ -1, और ये हो गया +1, तो बेटा जी हो गया 1/3, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा जी, ये है हमारा इंटीग्रेशन, एक क्लास में कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, आप और भी सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट नंबर भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं मेरे से। मैं आपके डाउट को मैक्सिमम कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। इसके अलावा हमें सब्स्टिट्यूशन और बाई पार्ट्स भी पढ़ना चाहिए मिनिमम, लेकिन बेटा जी फिजिक्स में बहुत कम चांसेस है कि आपको सवाल मिलेंगे उसके, और मिलेंगे भी तो जेई में मिलेंगे, और वो जेई वाले सवाल आपको मैथ्स टीचर मेरे से बेहतर सब्स्टिट्यूशन और बाई पार्ट्स पढ़ा देंगे, तो लोग बोल रहे होंगे कि मैंने आधा पढ़ाया। बेटा जी इसके अलावा बहुत ज़रूरत नहीं है। थैंक्स, आपने वीडियो एंड तक देखा है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ग्राफ्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से। ग्राफ्स का नॉलेज आपको 2 से 3 सवाल एक्स्ट्रा नीट में और जेई में दोनों में देके जाता है, इसलिए हम लोग कीनली ऑब्जर्व करेंगे ग्राफ को। ये टाइम जो हमारा सब्स्टिट्यूशन और बाई पार्ट्स में बचा है वो ग्राफ में देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।